हेलो फ्रेंड्स, क्लास 2 चैप्टर 2 हम शुरू करने वाले हैं सीए फाइनल इसका। क्लास शुरू होने से पहले फिर से आपको बताऊंगा, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल अपने साथ रखिए, हाइलाइटर रखिए, पेन रखिए, एक नोटबुक रखिए जहाँ पे आप अपने नोट्स बना सकें। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के हिसाब से ऑर्डर में ही मैं चलूँगा। आई होप मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। Let us start with our first topic for this class. ये है मैनेजमेंट लेवल सिस्टम। इससे पहले हम ऑपरेशनल लेवल सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब हम आ रहे हैं मैनेजमेंट लेवल सिस्टम में। मैनेजमेंट लेवल सिस्टम में आपको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और दूसरा है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बिफोर वी स्टार्ट विद MIS and DSS, before we start with MIS and DSS, let us read about what is management level system. जिसके सब पार्ट्स हैं, पहले उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बस मैनेजमेंट लेवल सिस्टम वो है जो मैनेजर लेवल, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसको सपोर्ट करता है, डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प करता है, डिसीजन लेता नहीं है। पीरियोडिक रिपोर्ट्स मिलती हैं, पूरा इंस्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, उनको पीरियोडिक रिपोर्ट्स मिलती हैं जिसके बेस पे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको वो एनालाइज करते हैं और जिसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट लेवल सिस्टम। इस स्लाइड में देखते हैं हम पहला पॉइंट अपना मैनेजमेंट लेवल सिस्टम का ए पार्ट जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं MIS। और व्हाट इज MIS? MIS क्या है? एक इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम है। इंटीग्रेटेड है, यूजर मशीन सिस्टम है, यानी कि जो यूजर है उसकी मशीन का, यूजर एंड यूजर उसकी मशीन का सिस्टम। जो मैनेजर है, यानी कि एंड यूजर इज अ मैनेजर, करवाता क्या है? उसको प्रोवाइड कराता है ऑपरेशनल कंट्रोल, यानी कि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उस पर वो अपना कंट्रोल बनाए रखे। मैनेजमेंट कंट्रोल यानी कि मैनेज अच्छे से कर सके काम को और डिसीजन मेकिंग देख सके, यानी कि इंफॉर्मेशन को जो उसने एनालाइज करना है, जो डाटा को उसने एनालाइज करना है, जो उसको इंफॉर्मेशन मिली है उसको एनालाइज करना है, उसके बेस पे वो एक डिसीजन ले सके। इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको इसको याद रखना है। यूजर इंटीग्रेटेड यूजर मशीन system designed for providing operational control, management control and decision making. तो इसको आप ब्रेक करके रीड कीजिएगा। मैंने इसीलिए सिंपल सी डेफिनेशन को भी अलग अलग बॉक्सेस में इसलिए बनाया है ताकि आप इसको ब्रेक करके रीड कर सकें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम डील कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं MIS के। इट इज़ मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट से ओरिएंट यानी कि शुरुआत हो रही है, डायरेक्शन आ रही है मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट डायरेक्टेड, इंटीग्रेटेड है, कॉमन डाटा फ्लो, हैवी प्लानिंग एलिमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग एलिमेंट इन्वॉल्व है। सब सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक लार्जर सिस्टम है और उसके अंदर बड़े सारे छोटे छोटे सब सिस्टम है। उसके बाद एक कॉमन डाटाबेस यूज होता है, एक बड़ा डाटाबेस तैयार होता है जो आगे यूज होता है। उस डाटा से पहले एक एंट्री निकलती है, उससे फिर फर्दर बाइफर्केशंस होती हैं, सब सिस्टम्स बनते हैं और जैसे जैसे डाटा चाहिए होता है उस हिसाब से डाटा यूज होता है। एक कॉमन इनफ्लो होता है डाटा का, कंप्यूटराइज्ड है, यानी कि कंप्यूटराइजेशन जरूरी नहीं है बट आज के टाइम में कंप्यूटराइज्ड MIS बनता है। मैनेजमेंट ओरिएंटेड आपको मैंने बता दिया कि ओरिएंटेशन इसकी शुड स्टार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट के डायरेक्टेड है, क्योंकि शुरू मैनेजमेंट से हो रहा है, मैनेजमेंट की नीड से है, तो मैनेजमेंट की डायरेक्ट करेगी कि इसकी किस हिसाब से ये आगे बढ़े। इंटीग्रेटेड है, ये बड़ी सारी चीज़ों को मिला के बनता है, सारी चीज़ें, सारे सब सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसलिए उनका इंटीग्रेशन होना जरूरी है। कॉमन डाटा फ्लो है, कॉमन इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट है,
जो कॉमन डाटा फ्लो है। हैवी प्लानिंग एलिमेंट इज सिंपल, कि बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। उसके बाद सब सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपने देखा ही कॉमन डाटा फ्लो में भी सब सिस्टम की बात हुई, तो इंटीग्रेशन में भी सब सिस्टम की बात हुई, तो ये भी सब सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। दोबारा से बताएंगे। कॉमन डाटाबेस बता चुका हूँ, एक बड़ा डाटाबेस बनता है, उसको सुपर फाइल कहा जाता है। उसके बाद है कंप्यूटराइज है। आज के टाइम में कंप्यूटर इतना है कि कंप्यूटराइज है। अगली स्लाइड पे आते हैं। हम मैनेजमेंट लेवल सिस्टम में MIS पढ़ रहे हैं। अब MIS में पढ़ रहे हैं मिसकंसेप्शंस क्या है। अब इसको मैंने 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है ताकि आपको याद करना आसान हो। पहला पार्ट आप याद करेंगे, मिसकंसेप्शन के 2 पॉइंट उसमें याद हो जाएंगे, जिसमें आप याद रखेंगे एनी। उसके बाद है एनी CBIS इज MIS, यानी कि एनी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक मिसकंसेप्शन है। दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है, वो भी शुरू हो रहा है एनी से, एनी रिपोर्टिंग सिस्टम इज MIS। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि कोई भी रिपोर्टिंग सिस्टम MIS है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। अगले 2 पॉइंट आप कैसे याद रखेंगे, MIS इज, शुरुआत हुई है उसकी MIS इज से। MIS इज मैनेजमेंट टेक्निक, ये एक मिसकंसेप्शन है। दूसरी मिसकंसेप्शन है कि MIS इज बंच ऑफ टेक्नोलॉजी। आखिरी क्या है, आखिरी पॉइंट है CMA। अभी शुरुआत CMA से नहीं हो रही, इसके लिए मैंने 3 लेटर यूज हो रहे हैं, इसलिए इनको मैंने एक निमोनिक की तरह आप कह सकते हैं यूज किया है कि यूज ऑफ कंप्यूटर मस्ट है MIS में। ये एक मिसकंसेप्शन है कि लास्ट पॉइंट में मैंने आपसे बताया था, जब पिछले स्लाइड में हम थे तो मैंने आपको बताया था कंप्यूटराइजेशन है MIS में, पर ये जरूरी नहीं है कि कंप्यूटराइज हो। आज के ज़माने में कंप्यूटराइज है, बट जरूरी नहीं है कि कंप्यूटराइज ही हो। दूसरा है कि मोर डाटा मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन, ये एक मिसकंसेप्शन है। तीसरा है एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है MIS में, ये एक मिसकंसेप्शन है। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ना भी हो, डाटा एनालाइज करना पड़े, वो पॉइंट हो सकता है MIS में। तो CMA से आप ये याद रखेंगे, कंप्यूटर, मोर डाटा, एक्यूरेसी। सो एनी MIS इज CMA। इससे आपका मिसकंसेप्शन का पॉइंट याद हो गया। अगली स्लाइड पे आते हैं। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में डील कर रही है। ये हमारी मेन हेडिंग थी, उसमें हमने पढ़ा था मैनेजमेंट लेवल सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब उसमें हम पढ़ रहे हैं प्री रिक्विजिट्स क्या है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को इफेक्टिव होने के लिए। सो दीज आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव MIS। सो प्री रिक्विजिट्स में हमारा पहला जो पॉइंट है वो है डील कर रहा डेटाबेस से। अब डेटाबेस, इसके अंदर फर्दर 4 सब पॉइंट्स हैं। 4 सब पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कि डेटाबेस होना चाहिए यूज़र ओरिएंटेड। जो यूज़र्स हैं यानी कि मैनेजर्स हैं, उससे ओरिएंटेशन उसकी होनी चाहिए। मैनेजमेंट ओरिएंटेड हमने पिछली स्लाइड में देखा, जस्ट वैसे। अगला पॉइंट है कि कॉमन डाटा सोर्स से आना चाहिए, ये भी हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। उसके बाद क्या है, अवेलेबल होना चाहिए खाली ऑथराइज पर्सन्स को। सो अगला पॉइंट है कि इट इज कंट्रोल बाय सेपरेट अथॉरिटी एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज कंट्रोल्ड बाय सेपरेट अथॉरिटी एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस नोन एज डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये 4 पॉइंट है डेटाबेस के, यूजर ओरिएंटेड, कॉमन डाटा फ्लो, DBMS का पॉइंट है, और अवेलेबल होनी चाहिए ऑथराइज पर्सन को खाली। सो नेक्स्ट इज क्वालिफाइड सिस्टम एंड स्टाफ। क्वालिफाइड सिस्टम एंड स्टाफ हमारा सेकंड पॉइंट है। पहला था डेटाबेस, अब है क्वालिफाइड सिस्टम एंड स्टाफ, जिसमें हमारे 2 सब पॉइंट हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट और कंप्यूटर एक्सपर्ट। और दोनों वाइस वर्सा एक ही चीज़ से डील करेंगे। जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, सिस्टम एक्सपर्ट्स हैं, उनको मैनेजमेंट पार्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उनको कंप्यूटर पार्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा डील कर रहा है सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कि टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट एक जरूरी प्री रिक्विजिट है कि
जिससे हमारी MIS इफेक्टिव हो। सो हम पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, एनी इम्प्लीमेंटेशन विच डज नॉट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, वो इम्प्लीमेंटेशन जिसको टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता, विल नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल, वो इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं होगी, एंड टेंड टू बी लेसर प्रायोरिटाइज, इनकी उसको प्रायोरिटी कम दी जाएगी। लोग सोचेंगे कि भैया मैनेजमेंट का ही सपोर्ट नहीं है तो उसको हम क्यों प्रायोरिटी दें, और उसको डिले किया जा सकता है और अबेंडन किया जा सकता है। सो अगला पॉइंट है, द रिसोर्सेज इन्वॉल्व इन CBIS आर लार्ज एंड ग्रोइंग लार्ज है, जो लार्ज हैं और लार्जर हो रहे हैं, साइज में नहीं इम्पोर्टेंस में, इन व्यू ऑफ इम्पोर्टेंस। So to gain support of top management, the officers should place before top management all the supporting facts. This step will certainly enlighten management and will change their attitude towards the MIS. Gain पाने के लिए टॉप मैनेजमेंट का ऑफिसर्स को टॉप मैनेजमेंट के सामने ऑल सपोर्टिंग फैक्ट्स लाने। This steps will certainly entitle management and will change their attitude towards MIS. समझ गए कि मैनेजमेंट के सामने हम सपोर्टिंग फैक्ट रखेंगे MIS को इफेक्टिव बनाने के लिए, तो मैनेजमेंट को MIS आपकी समझ में आएगी और मैनेजमेंट भी उसको सपोर्ट करेगी। सो आखिरी है कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ MIS। लोग स्टैंडर्डाइज मेथड में ना चल के अपने प्रोसीजर्स और स्टेप्स बना लेते हैं, जिससे MIS की क्वालिटी गिर जाती है। अगर कुछ हमारा सीरीज ऑफ स्टेप्स बने हुए हैं, लोग वो नहीं चूज़ करते और कहीं ना कहीं कोई स्टेप मिस कर जाते हैं या अपना ही कोई शॉर्टकट बना लेते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी गिरती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेंटेनेंस इज क्लोजली रिलेटेड विद कंट्रोल। फॉर्मल मेथड होने चाहिए। अगर कोई चेंजेस लाने हैं, अगर चेंजेस लाने भी हैं, आपको लगता है कि ये चेंज नेसेसरी है, तो उसका भी एक फॉर्मल मेथड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज वे होना चाहिए कि चेंजेस ऐसे लाए जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इवैल्यूएशन ऑफ MIS इवॉल्व कैसे हुआ। एन इफेक्टिव MIS शुड बी केपेबल ऑफ मीटिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव इन फ्यूचर एज वेल। इवैल्यूएट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, पहले जो था उससे आगे आया, अभी जो है उससे आगे जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए कि वो इवॉल्व हो सके टाइम के साथ, इनकी फ्यूचर का भी उसमें ध्यान रखना चाहिए। तो इवैल्यूएशन ऑफ MIS शुड टेक इनटू अकाउंट फॉलोइंग मेजर पॉइंट्स। ये मेजर पॉइंट्स पे उसको ध्यान रखना। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होगा तभी इवॉल्व हो पाएगा। व्यूज ऑफ यूजर एंड डिजाइनर अबाउट दी कंपैटिबिलिटी एंड डेफिशिएंसीज ऑफ सिस्टम लेना चाहिए कि भैया यूजर जो कह रहे हैं उसके व्यूज भी लेने चाहिए, तभी हम उसको रख पाएंगे, क्योंकि यूजर यूज कर रहा है, उसे पता है कहाँ पे खामियां हैं, कैसे उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो गाइडिंग द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अबाउट द स्टेप्स टू बी टेकन टू मेंटेन इफेक्टिव MIS, कि हम गाइड देंगे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो भी है कि ये तरीके हैं, उससे अथॉरिटी भी सही स्टेप ले पाएगी। अथॉरिटी को भी थोड़ी गाइडेंस मिलनी चाहिए। सो कॉन्स्ट्रेंट क्या है MIS में, कि MIS क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्या कमी है, क्या रीज़न है कि MIS कहीं ना कहीं लैग कर जाता है, वो है। सो एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं है। एक्सपर्ट जो डायग्नोज कर सकें ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, एंड प्रोवाइड एक डायरेक्शन दे सकें फॉर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक्सपर्ट ही नहीं है। जब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है ये बताया कि इंटरनल स्टाफ को ग्रूम करें, तो उससे एक्सपर्ट की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। एक्सपर्ट क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, सब सिस्टम कॉन्सेप्ट को लाने की प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सिलेक्ट कैसे करना है सब सिस्टम को, उस चीज़ की प्रॉब्लम फेस करते हैं एक्सपर्ट। तो the criteria which should guide the expert depend upon the need and importance of a function for which MIS can be installed first. तो criteria that which should guide the expert, जो criteria जो guide करेगा expert को depend करता है need and importance, उसकी ज़रूरत और उसकी मतलब महत्वपूर्ण कितना है उस फंक्शन की जहाँ पे MIS ला रहे हैं। So due to varied objective of business concern, the approach adopted by
एक्सपर्ट फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग MIS इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड वन, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो ये एक कंस्ट्रेंट है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम स्टाफ, स्टाफ का कोऑपरेशन नहीं मिलता, ये एक कंसर्न है। सो इस स्लाइड में एक हल्का सा एरर हुआ हेडिंग का, ये कांस्टेंट, अब जो पोर्शन शुरू होने वाला है, पिछली स्लाइड कांस्टेंट ऑफ MIS, ये वाला जो स्लाइड शुरू हो रही है ये है लिमिटेशंस ऑफ MIS। यहाँ पे बाई चांस हेडिंग पिछली स्लाइड वाली आ गई। सो दिस इज लिमिटेशंस ऑफ MIS की लिमिटेशंस क्या है? पहली लिमिटेशन है कि क्वालिटी ऑफ इनपुट डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ इनपुट पे। अगर इनपुट ही हम बेकार डालेंगे तो आउटपुट भी बेकार आएगा। MIS सब्स्टिट्यूट नहीं है इफेक्टिव मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इफेक्टिव होनी चाहिए, MIS उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। MIS कैन नॉट रिप्लेस मैनेजरियल जजमेंट। MIS में नॉट हैव रिक्विजिट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती, उसमें टेलर मेड डिसीजन नहीं प्रोवाइड कर सकती। MIS टेक्स इनटू अकाउंट मेनली क्वांटिटेटिव फैक्टर को अकाउंट में लाती है, नॉन क्वांटिटेटिव क्वालिटी वाले फैक्टर्स, मोरल्स वगैरह को MIS छोड़ देती है। यहाँ पे नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेने जो नॉन रूटीन टाइप्स के हैं, नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो नॉन रूटीन टाइप्स के हैं, वहाँ पे MIS इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज नॉन प्रोग्राम्ड है। हमें MIS को प्रोग्राम करने में ही सालों साल लग सकते हैं। सो द इफेक्टिवनेस ऑफ MIS रिड्यूस होती है वहाँ पे जहाँ कल्चर ऑफ होल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉट शेयरिंग विद अदर, यानी कि अपने पास अगली इंफॉर्मेशन और दूसरों से शेयर नहीं करी, वहाँ पे MIS इतना सक्सेसफुल नहीं है। फ्रीक्वेंट चेंज होंगे अगर टॉप मैनेजमेंट में, तो वहाँ पे MIS इतना सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि चेंजेस ही बहुत ज़्यादा है। हमने MIS कर लिया। अब मैनेजमेंट लेवल सिस्टम के हम दूसरे डोमेन पे आ रहे हैं जो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है? इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है कंप्यूटर का जो सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग में। सो इट हेल्प्स डिसीजन मेकर, जो डिसीजन मेकर हैं तो उसको मदद करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने में, यानी कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं उसको सपोर्ट करने में मदद करता है। कहाँ से यूजफुल इंफॉर्मेशन का कंपाइल होता है? रॉ डाटा, डॉक्यूमेंट से, पर्सनल नॉलेज से। सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो असिस्ट करता है मैनेजर्स को कि वो सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को डील कर सकें अपनी पर्सनलाइज्ड वे में। सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को डील कर सकें अपनी एक पर्सनलाइज्ड वे में। सो DSS डिसीजन लेता नहीं है, बस सपोर्ट करता है मैनेजमेंट को, ऐसी कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है कि मैनेजमेंट उसके बेस पे डिसीजन ले सके। सो वी आर डूइंग दिस पार्ट। सो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में दो टाइप्स की लैंग्वेज यूज होती है, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्पेसिफिक पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जनरल पर्पस वाली रूटीन टास्क के लिए काम आती है, फॉर एग्जांपल रिट्रीव करने के लिए वेरियस डाटा, और सबसे अच्छा एग्जांपल GPPL का है कि स्प्रेडशीट्स बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाते हैं, एक्सेल लाइक वैसे। और स्पेशल पर्पस जो लैंग्वेज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं अपने टास्क में, पर जो वो काम करते हैं वो बेहतर करती हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। सो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेजेस जैसे SAS, SPSS एग्जांपल हैं स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के? ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है DSS। ऐसा नहीं कि एक जनरल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ही सपोर्ट कर रहा है, खाली एक ही साइड की मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रहा है। हर लेवल मैनेजमेंट का है वहाँ पे DSS सपोर्ट करता है। सो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल वर्किंग ऑन इंडिपेंडेंट टास्क, यानी कि एक इंडिविजुअल जो अपने ही टास्क पे काम कर रहा है उसके जगह
एक ग्रुप को हेल्प करता है ये डिसीजन लेने में। फ्लेक्सिबल होना चाहिए और एडेप्टेबल होना चाहिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डीएसएस फोकस करता है डिसीजन पे, इंफॉर्मेशन पे नहीं। इजी टू यूज होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, एक्सटेंसिबल एंड इवॉल्व ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ इवॉल्व होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग के लिए मेनली यूज होता है रेदर देन कम्युनिकेटिंग डिसीजन। पहले ये हमने देखा डिसीजन के लिए यूज, डिसीजन पे फोकस करते हैं, इंफॉर्मेशन पे नहीं। डिसीजन अब यहाँ पे देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए नहीं यूज होता। The impact of DSS should be on decision where the management judgment is essential and there is sufficient structure for computers. अब आते हैं कंपोनेंट क्या हैं DSS के। बड़ा सा चार्ट आपके सामने है, उसको देखते हैं। पहला कंपोनेंट है यूजर्स, दूसरा कंपोनेंट है डेटाबेस, तीसरा कंपोनेंट है प्लानिंग लैंग्वेज, चौथा कंपोनेंट है मॉडल बेस। अब आप इसको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एरिया लेके कवर कर रहा है। मैंने इसको सिंपल से एक चार्ट फॉर्म में डालने की कोशिश की है ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें, एक ही बार में सारे कंपोनेंट्स को गो थ्रू कर सकें। पहला कंपोनेंट है यूजर्स का। यूजर्स कौन कौन है? मैनेजर हैं और स्टाफ स्पेशलिस्ट है। हमने पढ़ा कि मैनेजर्स को सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, सिस्टम को मैनेजरियल प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजर्स वो हैं जिनके पास स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, और स्टाफ स्पेशलिस्ट वो हैं कि जो मोर डिटेल ओरिएंटेड काम को करने के लिए, कॉम्प्लेक्स काम को करने के लिए अपने डे टू डे लाइफ में डे टू डे वर्क में रेडी हैं। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस क्या है? जो डाटा का कॉम्बिनेशन एक डेटाबेस है। बड़े सारे डाटा को इकट्ठा करता है तो एक डेटाबेस बनता है। एक बड़ी फाइल जो होती है वो होता है डेटाबेस। तो डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन क्या है? फिजिकल लेवल पे यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह में, लॉजिकल लेवल पे यानी कि रोज एंड कॉलम्स में एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होता है, काफ़ी डिटेल लोग इसको करते हैं कि लॉजिकल लेवल पे उसको कैसे बाइफरकेट किया जाए। और तीसरा होता है स्कीमास, सब स्कीमास बनते हैं यानी कि रिलेटिव इंफॉर्मेशन है जो सेम टाइप की है वो एक जगह पे प्लेस की जाती है। उसके बाद है प्लानिंग लैंग्वेजेस, वापस से आगे जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेजेस, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वही सेम है। और मॉडल बेस क्या है? मॉडल बेस है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसके मॉडल पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वर्क करता है वो है मॉडल बेस। सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, उसका एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कॉस्ट अकाउंटिंग पे बन सकता है, यानी कि कॉस्टिंग निकालने के काम आता है। कैपिटल बजटिंग में यानी कि जहाँ पे बजट पे ध्यान दिया कि कैपिटल बजट जहाँ पे ज़्यादा लगना, पैसा ज़्यादा, कैपिटल इंटेंसिव डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वहाँ पे हम DSS लगा सकते हैं। जहाँ पे बजट वेरिएंसेस निकालने हैं वहाँ पे हम DSS लगा सकते हैं। और जनरल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी होता है हमारा। So now is difference between DSS and MIS. DSS और MIS में डिफरेंस क्या है? फिलोसफी का डिफरेंस है, ओरिएंटेशन का डिफरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी का डिफरेंस है, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज का डिफरेंस है, सिस्टम को एनालाइज करने का डिफरेंस है और सिस्टम के डिजाइन का डिफरेंस है। तो फिलोसफी पे जाते हैं हम पहले। DSS टूल्स प्रोवाइड करता है और ट्रेडिशनल MIS जो था वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। तो ये है फिलोसफी वाला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा ओरिएंटेशन का। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की ओरिएंटेशन एक्सटर्नल है
और ट्रेडिशनल MIS की ओरिएंटेशन इंटरनल है। फ्लेक्सिबिलिटी DSS में हाई है, हाईली फ्लेक्सिबल है, और MIS में लो है। एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ मोर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ हैं DSS में और MIS में कम है। सिस्टम एनालिसिस में मेजर एम्फोसिस दिया जा रहा है टूल्स पे। देखिए यहाँ पे भी हमने टूल्स देखा और यहाँ पे भी टूल्स पे है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सिस्टम का डिज़ाइन इंटरैक्टिव है। यहाँ पे सिस्टम डेवलपमेंट बेस्ड होता है स्टैटिक इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगला हमारे स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम पे, ये हमारा नया टाइप है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम। उसमें एक ही सब टाइप है जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। These systems are for strategic manager to track and deal with strategic issues, assisting long range planning. Strategic level की बात हो रही है तो लॉन्ग टर्म की बात होती है, तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं। लॉन्ग डिसीजंस कॉल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम आते हैं। सीनियर मैनेजमेंट लेवल की बात होती है। यहाँ पे जो स्ट्रेटजी लेने, जो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगी, क्या जो स्ट्रेटजीज लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके बारे में यहाँ पे बात होती है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें हमारा पॉइंट था वो देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक लेवल के लिए टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन की इसमें बात हो रही है। जैसे मैंने बताया ESS क्रिएट करता है जनरलाइज कंप्यूटिंग इन कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट rather than providing any preset, इनकी प्रीसेट एप्लीकेशन और स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस नहीं बना रहा कि पहले से ही कुछ सेट हुआ, वैसा नहीं है। एक जनरलाइज लेवल पे बात हो रही है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के, ये टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए है। तो यहाँ पे आपको कोई हैवी क्वेरी लैंग्वेज याद करने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली क्या है, जब ये एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया था, तब जो मैनेजर्स लोग होते थे टॉप लेवल के, वो ऐसे नहीं होते थे कि बहुत उन्होंने कंप्यूटर सीखा हुआ था यार। तो एक ऐसा इंटरफेस आया था कि कुछ बटन दबाने उनको पता हो तो उसके बेस पे वो इंफॉर्मेशन निकाल सके। तो कोई क्वेरी लैंग्वेज याद करने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ सकती थी, तो इंटरफेस आसान था उनका। रैपिड एक्सेस मिलता है टाइमली इंफॉर्मेशन के लिए। कैपेबल है एक्सेसिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा। EIS प्रोवाइड करता है एक्सटेंसिव ऑनलाइन एनालिसिस टूल का प्रोवाइड करते हैं। एनालिसिस के टूल्स होते हैं जो चीज़ को एनालिसिस डाटा को एनालाइज कर सके। EIS can easily be given as DSS support for decision making. So characteristics अब आ रहे हैं। पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े EIS के, अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज इन एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग, यानी कि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन में आते हैं। तो इंफॉर्मेशन जो होती है एग्जीक्यूटिव डिसीजन में, वो लैक ऑफ स्ट्रक्चर होती है, यानी कि उसका एक स्ट्रक्चर नहीं होता। हमने DSS में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन भी होती है, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन भी होती है। तो यहाँ पे है कि स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। सो देयर इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि सर्टेन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइक when the Arab oil embargo hit in mid 1970, no such previous event could be referred, यानी कि उस टाइम पे ऐसी कोई पहले इवेंट नहीं हुई थी कि सर्टेन ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, ना पहले कोई इवेंट हुई थी जिसके बेस पे वो आइडिया लगा सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो फ्यूचर ओरिएंटेशन, स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजन आर मेड इन, स्ट्रेटेजी के जो डिसीजन होते हैं वो फ्यूचर को मद्देनज़र लेके रखे जाते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेशन है। इनफॉर्मल सोर्सेज से डिसीजन भी इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि मीटिंग जब बड़े मैनेजर्स पार्टीज में भी जाते हैं तो एक दूसरे से हाई लेवल लोग मिलते हैं, तो वहाँ पे जो बात होती है उनसे भी इनफॉर्मल सोर्सेज से भी डिसीजन निकल के आते हैं। कंटेंट क्या है EIS का, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। डाटा रिफ्लेक्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को।
परफॉर्मेंस इंडिकेटर होने चाहिए EIS में जो हर एक का कंट्रीब्यूशन फेयर मैनर में दिखा सके। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए। EIS मेजर करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए मैनेजमेंट को और स्टाफ को कि ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की ओनरशिप कौन ले रहा है वो चीज़ इसमें दिखनी चाहिए। EIS इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल टू एवरीवन, सबको अवेलेबल होनी चाहिए। EIS measures must evolve to meet the changing needs of the organization and ये इवॉल्व होने चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होने चाहिए। वापस से आते हैं डिफरेंस में। इस बार डिफरेंस है EIS और ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में। EIS का जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो टॉप मैनेजमेंट के लिए है और ट्रेडिशनल वाला है लोअर के लिए। नेचर क्या है इंफॉर्मेशन का, यहाँ पे स्पेसिफिक होती हैं और यहाँ पे स्टेटस होते हैं, रिपोर्टिंग स्टेटस होता है। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड क्या है, यहाँ पे नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस था, यहाँ पे प्रोवाइडेड। यहाँ पे ऑनलाइन टूल्स मिलते हैं, यहाँ पे ऑफलाइन टूल्स होते हैं रिपोर्टिंग के लिए, यहाँ पे एनालिसिस के लिए होते हैं। इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, लेस इंटरनल होता है, इनफॉर्मल होता है, यहाँ पे इंटरनल होता है। ड्रिल डाउन फैसिलिटी टू गो थ्रू द डिटेल्स एट सक्सेसिव लेवल यहाँ पे अवेलेबल होती है और यहाँ पे नॉट अवेलेबल होती है। इंफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है, यहाँ पे टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स दिए होते हैं, यहाँ पे टेबलर होता है। नेचर ऑफ इंटरफेस, यहाँ पे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है ताकि आसान हो, और यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर जनरेटेड इंटरफेस होता है। सो सेकंड क्लास सेकंड चैप्टर की अभी यहीं तक है। एक और क्लास होगी सेकंड चैप्टर की, रेस्ट ऑफ द टॉपिक इसमें डील किए जाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड स्टडी वेल, लिव वेल।